नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में बात आज समाज में जिस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति या घटनाएं सामने आ रही हैं उसका जिक्र, क्योंकि आज के परिवेश में समाज में जो घटनाएं सामने आ रही हैं इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं अच्छे संस्कारों की कमी है जो हम दायित्व और कर्तव्य के निर्वाह में खरे नहीं उतर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वाकई समाज में ये स्थिति विस्फोटक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जौनपुर के मंडियाऊ कोतवाली क्षेत्र के जयरामपुर गांव की घटना की, जहां एक पिता ने अपने 3 बच्चों और पत्नी को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। और पिछले महीने कुछ ऐसी ही घटना जो है वो मैनपुरी में भी देखने को मिली थी। और यहाँ भी एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का बड़ा बेटा था, जिसने घटना को अंजाम देने के बाद खुदकुशी कर ली थी, जिसे सुनकर भी लोगों के दिल दहल गए थे। और ऐसे में सामाजिक संस्कारों में सुधार की जरूरत है, ये सवाल भी उठता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके लिए माहौल बदलना होगा। अब सवाल ये उठता है कि माहौल बदलने के लिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना होगा और अपनी आमदनी में लोगों को गुजर बसर करना होगा। कहीं न कहीं बाहरी आडंबर से भी बचना होगा, तभी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। और इसी बात को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। एक घर, 5 शव और मातम। टेंट व्यवसायी ने उठाया आत्मघाती कदम। 3 बच्चों और पत्नी को उतारा मौत के घाट। फांसी लगाकर की आत्महत्या। जौनपुर मंडियाऊ कोतवाली क्षेत्र के जयरामपुर गांव का मामला। ये जो मजमा है और मुंह लटकाए जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये शोक में डूबे हुए लोग हैं। आखिर घटना ही ऐसी है कि ना किसी से कुछ कहते बन रहा है और ना ही कोई अनुमान लग पा रहा है। लोगों के मुंह से बस यही बोल फूट पड़ रहे हैं कि आखिर कौन सी सनक थी जो हंसते खेलते परिवार का वो काल बन गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं जौनपुर की दिल दहला देने वाली घटना की, जहां मैनपुरी जैसा कांड दोहराया गया। आपको बता दें कि एक टेंट व्यवसायी ने अपने 3 बच्चों और पत्नी को मारकर खुद फंदा लगाकर जान दे दी। और इस घटना में 5 की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और ये पूरा मामला है जौनपुर मंडियाऊ कोतवाली क्षेत्र के जयरामपुर गाँव का। फूलचंद भी हमारे गांव के वो इन लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे थे। उसके बाद अपना ये लोग रात हम लोग यहाँ रहते नहीं, गांव में रहते हैं सलारपुर में। सभी परिवार से यहीं रहता है। फिर सुबह हम लोगों को मालूम हुआ वो हमारा चचेरा भाई है, वो दरवाज़ा तोड़ा, फ़ोन किया हमारे लड़के के फ़ोन पर कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, फांसी फंदे लटके हुए। तब हम लोग भाग के आए, देखे सर, तब पता चला कि ऐसी घटना। बता दें कि जयरामपुर गांव निवासी नागेश कठियाव मार्ग पर टेंट का व्यवसाय करता था। बुधवार की सुबह देर तक जब नागेश के परिवार का कोई नहीं जगा तो लोगों ने उसके भाई को फोन करके बताया। भाई ने जब दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो नजारा देखकर अवाक रह गया। घर के एक कमरे में चारपाई पर 2 बेटियों निकिता और आयुषी, पुत्र आदर्श के शव पड़े थे। वहीं थोड़ी दूरी पर पत्नी राधिका का भी शव पड़ा था, जबकि नागेश फंदे से लटक रहा था। परिवार के सदस्य नागेश ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, इस बारे में कुछ नहीं पता लग पाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी है। लगभग 10 बजे के आसपास सोनू विश्वकर्मा है, जो मृतक नागेश विश्वकर्मा के चचेरे भाई हैं, उन्हें डायल 112 को ये सूचना दी कि उनके जो चचेरे भाई नागेश विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ अंदर कमरे में उन्होंने अपने 3 बच्चों, अपनी पत्नी की हत्या करके और स्वयं फांसी लगा लिए। उनके चचेरे भाई ने स्वयं उनके दरवाजे को उसी कुंडी तोड़ करके ये उस कमरे में प्रवेश किए थे और इन्होंने जो वहाँ हालात देखे
उसकी सूचना डायल 112 में दी। तत्काल पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची। अभी इसकी छानबीन चल रही है कि वास्तव में मृतक नागेश विश्वकर्मा ने ऐसा क्यों किया, क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, उस समय उसकी मानसिक दशा क्या रही होगी, ऐसा क्यों किया, इसकी अभी गहराई से छानबीन अभी किया जाना बाकी है। अभी हाल ही में मैनपुरी से भी इसी तरह की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी, जिसे सुनकर ही लोगों का दिल दहल गया था। दरअसल यहाँ भी एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस वारदात को घर के बड़े बेटे ने अंजाम दिया था और उसने पहले परिवार के 4 लोगों और एक रिश्तेदार को फरसे से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया था और इसके बाद उसने 2 अन्य लोगों को भी मारने की कोशिश की थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी और इस वारदात में हुई 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थी। फिलहाल सवाल इस बात का है कि समाज के बदले ट्रेंड में ऐसी खौफनाक वारदातें क्यों सामने आ रही हैं? क्या बदलते सामाजिक संस्कार और भोगवादी संस्कृति में आर्थिक दबाव जिम्मेदार है या कुछ और? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र में जयरामपुर में आज पुलिस को सूचना मिलती है कि एक ही परिवार के 500 मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर 100 को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करती है। तो वहीं मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जांच को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि नागेश विश्वकर्मा अपने परिवार के ही अपने 3 बच्चियों को पहले गला घोंटकर हत्या करता है, उसके बाद अपनी पत्नी को धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या करता है, उसके बाद खुद पंखे से लटककर अपनी जान दे देता है। ये मामला पूरा प्रकाश में आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। वहीं अभी तक पुलिस के अनुसार जांच में जो सामने तथ्य आए हैं, अभी तक सुसाइड का पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, के न्यूज जौनपुर। जनहित में समाज से जुड़ा हुआ बेहद अहम मुद्दा, देश की आवाम से जुड़ा हुआ बेहद अहम मुद्दा। दरअसल आज ये बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है? रिश्ते कि जो एक डोर है, जो एक कनेक्शन है, वो इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि लोग ऐसी मानसिकता आखिर क्यों पनपती जा रही है कि लोग इस कदम तक पहुंच जाते हैं, अपने ही अपनों का कत्ल कर देते हैं और खुद की भी जान ले लेते हैं। इतना बड़ा कदम कैसे लोग उठाते हैं? सवाल आज सिस्टम पर नहीं, सवाल आज सरकार से नहीं। जनता जुड़ेगी, दर्शक भी जुड़ेंगे और इस मुद्दे को लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। इसी बात को लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जौनपुर से जुड़े हुए हैं अजय कुमार सिंह, नीरज तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्रवण गुप्ता मनोवैज्ञानिक हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले श्रवण गुप्ता जी, आपका रुख कर लेते हैं। आज कल देखा जाए लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैनपुरी का मामला सामने आया था और अब जौनपुर का मामला सामने आ रहा है। आखिर कैसी ये मनोदशा है, ये क्यों इतना बदलाव हो रहा है और ये कैसी मनोस्थिति होती है जब इतना बड़ा डिसीजन एक व्यक्ति अपनों के ही खिलाफ उठा लेता है? हाँ, सबसे पहले तो जनहित में इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। वास्तव में यह जो दर्दनाक घटना हुई है कोई सामान्य घटना नहीं है, यह बिल्कुल अमानवीय घटना है और यह भी अभी देखने में आ रहा है यह कोई अपने आप में अकेली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं समाज में हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। सबसे पहले हम इस मुद्दे पे आते हैं कि एक व्यक्ति इतने अवसाद में क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है कि वह न सिर्फ अपनी आत्महत्या करता है बल्कि अपने उन बच्चों को जिन्हें वह पाला होता है, जिन्हें वह प्यार करता है, उनकी हत्या कर देता है, अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। या समाज में इस प्रकार का जो अवसाद है, अगर हम
बात करें एक लाइन में, एक दुर्खीम का सिद्धांत है जो आत्महत्या का सिद्धांत है। उसमें हम देखते हैं उन्होंने इस सिद्धांत को 3 रूपों में बताया है। एक अहमवादी आत्महत्या होती है, एक परार्थवादी आत्महत्या होती है और एक असामान्य आत्महत्या होती है। जी। तो ये अहमवादी आत्महत्या होती है, इसमें व्यक्ति अपने किसी सपने के लिए, अपने किसी अचीवमेंट के लिए उसके पीछे भागता है, और जब वह समाज में अपने आप को निराश पाता है, परास्त होता है, तो एक प्रकार से अवसाद में घिर जाता है। और वह फिर अवसाद में घिर करके फिर उन्होंने ही 2 पॉइंट और बताया था कि हाई मूड डिप्रेशन एंड लो मूड डिप्रेशन। जी। हाई मूड डिप्रेशन में यह घटना मुझे हाई मूड डिप्रेशन का नतीजा लग रही है कि व्यक्ति उस अवसाद में वह क्या करे क्या ना करे, वह किसे समाप्त कर दे, खुद को समाप्त कर दे, मुझे समझ में नहीं आता है, और ऐसी घटना को वह अंजाम दे देता है। तो लेकिन एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे हमारे सामाजिक कारण क्या हैं, क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के होता नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में ऐसी कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जिससे कि वह इन परिस्थिति में आ रहा है और ऐसी जघन्य अपराध को वह जो है वारदात दे रहा है, कार्य कर रहा है। और इससे निकलने के लिए जहां तक मुझे लगता है, यदि मैं एक लाइन में कहना चाहूं, तो जो यह परिवार का टूटना है, एकाकी परिवार का बढ़ना है, और जो आर्थिक महत्वाकांक्षा है, पहले आर्थिक महत्वाकांक्षा होने पर भी या कोई समस्या होने पर भी परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे माता पिता या दादा दादी हुआ करते थे, वे उसे संभाल लेते थे। आज व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और वह जल्दी ही अवसाद में आ जाता है और ऐसी घटना को अंजाम दे देता है। तो इसका एक मुख्य कारण बेहद महत्वपूर्ण कारण का आपने जिक्र किया है। सामाजिक दृष्टिकोण से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, नीरज तिवारी जी। नीरज तिवारी जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए समाज में ये इसे कुंठित तस्वीर कहेंगे या कौन सी ऐसी ऐसा स्टेज आता है या ऐसी मनोदशा होती है, हालांकि कई अहम बातों का जिक्र किया है मनोवैज्ञानिक ने, क्योंकि मनोदशा को बेहतर समझ पा रहे हैं। ये सामाजिक क्या ऐसे कारण हैं और क्या पहले से और आप बदलाव आप देख पा रहे हैं जिसके चलते ऐसा कृत्य अब बढ़ने लगा है, ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा नीरज जी। बिल्कुल सोनी जी, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये जो आजकल ऑनर किलिंग, या इसको मनोवैज्ञानिक कारण से और भी नाम दिए जाते हैं, अवसाद का नाम दिया जाता है। अभी जैसे दिल्ली एनसीआर की घटना थी 21 जून की, अपने ही घर में अपने परिवारजनों के लोग नृशंस हत्या कर देते। पारिवारिक वातावरण या सामाजिक वातावरण इतना ज्यादा पसोपेश में आ गया है, पसोपेश से इतना टेंशनाइज रह रहे हैं लोग कि अपने ही घर के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। परिवार कुछ संयुक्त नहीं रह गए हैं, एकांकी परिवार रह गए हैं। उस एकांकी परिवार में मुझे जो लगता है कि अपने ही कॉम्पिटिटिव हो गए। जैसे सबसे पहला जो कॉम्पिटिटिव होता है आदमी, वो अपने परिवार के अंदर होता है। तुलनात्मक वो बाहर जाएगा, बाद में जाएगा, पहले कहीं ना कहीं अपने घर में तुलना करेगा। उसकी लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो गई है, उसको अच्छी बाइक चाहिए, अच्छा टीवी चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। और अपने अभी आपने जो दिल्ली एनसीआर की जो घटना थी, उसमें तो ये देखा गया था कि वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ा रहा, पढ़ाई कराते समय उसकी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति टूटी, और आर्थिक स्थिति टूटने के बाद वो उसको संभाल नहीं पाया। वो इतना अवसाद में आ गया कि उसने अपने बच्चों की हत्या कर दी और बीवी की हत्या कर दी। इस टाइप की अवसाद की घटना सोनी जो है अक्सर देखी जा रही है। कानपुर में भी इसी टाइप की एक ऑनर किलिंग हो गई थी। जो परिवार का मुखिया था, उसने ही अपने परिवार के बच्चों को और उनको मार दिया था। है क्या कि इतना ज्यादा विलासितापूर्ण या कहें कि हाईटेक युग हो गया है कि हमें जो है सामाजिक परिवेश में एक दूसरे के साथ रहने की आदत नहीं पड़ गई है। एकांकीपन, अकेलापन और लोगों से कॉम्पिटिटिव भावना, जैसे कि उनके यहाँ टीवी है तो हमारे यहाँ बड़ा वाला होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, और जो है कपड़े बगल वाले क्या अगर कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए। जब उसकी नौकरी छूटती है या कहीं ना कहीं से आर्थिक तंगी आती है, तो वो इस मानसिक दबाव को नहीं झेल पाता। जब वो इस मानसिक दबाव को नहीं झेल पाता तो पसोपेश इतना टेंशनाइज रहने लगता है
आखिरी में वो निगेटिव थॉट्स में डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन की स्टेज में आने के बाद वो इस टाइप के कुकृत्य, आपने देखा था अभी श्रद्धा वाला मामला था, कोई प्रेमी प्रेमिका के साथ दिन भर रहता है और कितनी नृशंस हत्या कर देता है। कोई भी परिवार वाला व्यक्ति अपने बच्चों के या किसी की नृशंस हत्या कर देता है। अभी मैनपुरी का मामला है, ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी तो आपने देखा था एक आईपीएस कानपुर के थे जिन्होंने अपने ही परिवार में हत्या कर दी थी। तो आईपीएस से लेकर डॉक्टर से लेकर सभी लोग मानसिक इतना दबाव में हैं, जबकि इसके लिए जागरूकता या क्लासेस चलाने की जरूरत है। आध्यात्मिक क्लासेस पहले लगा करते थे, अब किसी तरह की आध्यात्मिक वातावरण नहीं रहता। बिल्कुल, ऐसी घटनाओं पर अंकुश कैसे लगेगा, इस पर भी बात करेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं तो खाली ये बोलना चाहता हूँ कि आज के युग में कोई भी आदमी हो वो ये कहता है कि मैं जो बोलता हूँ वही सही है। आप आज राजनीतिक पार्टियों में ले लीजिए, एक राजनीतिक पार्टी बोलती है मैं सही हूँ, दूसरा बोलता है मैं सही हूँ। आज का ही महाराष्ट्र में आप देख लीजिए उदाहरण, एक ही परिवार में जो झगड़ा हुआ, हमारे छोटे परिवारों में झगड़ा मौत तक चला जाता है। मैं मानता हूँ आर्थिक तंगी होगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में जो टूट पड़ती है, ये क्या है? ये वही तो है ना, तुरंत मिजाजी है। तो कोई भी तरह से इसको आप कैसे रोकेंगे? राजनीतिक जीवन का असर अब समाज में भी दिखने लगा है। जो एकांकी परिवार रह रहे हैं या ज्वाइंट फैमिलीज रह रही हैं, क्या उनमें भी देखने को मिल रहा है? शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। दर्शक राय साझा कर सकते हैं क्योंकि ये मुद्दा बेहद अहम है, समाज से जुड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है समाज आज हमारा किस ओर जा रहा है। क्या हमारे संस्कारों में कमी है? क्या हम वैसी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं आज की जनरेशन को जो देनी चाहिए? और ये जो पीढ़ी है, हम क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और इतना कंपटीशन आखिर किस बात को लेकर कि आज हम अपनों का ही खून कर देते हैं और खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं? और इतना जघन्य अपराध आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल दर्शकों से भी है और क्या वजह उन्हें लग रही है, इसको देखते हुए वो राय भी साझा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जौनपुर से, अजय कुमार जी। अजय कुमार, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम की क्या वजह निकलकर सामने आ पाई है? आपको बता दें कि आज जौनपुर में जब इस प्रकार की घटना जो है आज आई और पूरी सनसनी फैलने के बाद आज पुलिस ने काफी तफ्तीश की, चीजें की, उसके बाद लास्ट में सुसाइड नोट बरामद हुआ। आपको बता दें कि पूरे घटना जो नागेश विश्वकर्मा जो मृतक है, जिसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को की जो है हत्या करने के बाद खुदकुशी की है, तो ये उसकी सबसे बड़ी वजह जो है जो सामने अभी तक आ रही वो आर्थिक तंगी आ रही। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पूर्व जो है उसने अपने नौकरी को लेकर के एक विद्यालय है जो है जलालपुर स्थित जो है वहां पर उसने चपरासी की नौकरी के लिए उसने 7 लाख रुपए जमीन बेच करके दिया था। आर्थिक संकट को लेकर के उसने नौकरी करना चाहा और उसके बाद उसको जिस मैनेजमेंट कोटे में उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था वहां के मैनेजर ने न उसकी नौकरी को की कोई सही पूर्ण वजह बताई और न ही नौकरी दी और न ही पैसे भी वापस किए। ये कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की वजह से, जिस प्रकार से उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि इसकी मौत की वजह मैं हूँ, मैं अपनी पत्नी बच्चों की मौत का वजह मैं खुद हूँ, और क्योंकि मैं इस बोझ तले जितना मेरे ऊपर आर्थिक बोझ है मैं उससे उबर नहीं पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आर्थिक तंगी के चलते इस परिवार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। नीरज जी, सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है समाज में। सोनी, आर्थिक दबाव जो है वो तो है ही है, लेकिन आज हम जो है कोई भी संकट अचानक आता है उसको झेल नहीं पाते। जब झेल नहीं पाते हैं तो इस टाइप के कदम उठाते हैं। सोनी, आपको बता दूं कि पहले सब हम लोग छोटे रहते थे तो कोई भी थपड़िया दिया करता था। कंबाइंड फैमिली में रहते थे तो चाचा को भी मारने का अधिकार हुआ करता था सभी कोई। आज पिछले साल एक घटना हुई थी, हमारे मित्र थे जिनके बच्चे को उन्होंने एक कंटाप मार दिया तो बच्चे ने रिवॉल्वर से सुसाइड कर दिया। आज हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई है। बिल्कुल, कंपेटिव इसलिए हो गए हैं कि हमें तुलनात्मक उसके बाद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फीलिंग में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फीलिंग में आज हम लोग जी रहे हैं। इसके और झेलने की जो क्षमता, झेलना जिसको कहते हैं कि कोई भी बात है, हमारे मार देते थे, कंबाइंड फैमिली में हम लोग रहते थे तो बड़े बुजुर्ग दादा के पास गए, दादा समझा लिया, नहीं अरे पापा को मारने का अधिकार है, अरे चाचा मोहल्ले गए मारने का अधिकार है। आज हम इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं कि हम जरा सी बात में आज हमारे जैसे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया या पैसे की कमी आ गई
या कल हम मोटरसाइकिल से चल रहे थे, आज फाइनेंस वाला हमारी मोटरसाइकिल ले गया, तो हम उस संकट को झेलने में हमारी जो क्षमता है उस काल को झेलने के लिए वो कम होती जा रही है। वो कम यूं होती जा रही है कि पहले हम लोग सरकारी कॉलेज में पढ़ते थे, हाथी और घोड़े सभी एक ही तालाब का पानी पिया करते थे, मतलब करोड़पति से लेके खाकपति सभी एक ही जगह पढ़ने एजुकेशन करते थे। आज इस बड़ा परिवर्तन आ गया है समाज में। देखना आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये दबाव है, परिवार के अंदर दबाव है कि आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। आपकी लाइफ स्टाइल में बड़ा चेंज आ गया है। आप पहले अब समझ लीजिए डॉट फोन से काम चल जाता था। डॉट फोन क्या, घर में जो फोन लगे होते थे मोहल्ले के लोग आते थे उससे बात करते थे। आज आपका फोन एंड्रॉइड होना चाहिए, एंड्रॉइड के साथ जो और भी है उसमें और फंक्शन वाला होना चाहिए। ये जो तुलनात्मक चीजें होने लगी हैं, इस दबाव को आदमी झेल नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं इसके दबाव में ज्यादा आकर वो इतना अवसाद से ग्रसित हो जाता है कि आत्महत्या जैसे, अपने परिवार को खत्म करने जैसे जघन्य अपराध कर देता है। उसके बाद उसको स्वीकारता है। माहौल पारिवारिक या सामाजिक टाइप का जो भी है, इस टाइप के अवसाद से घिरता जा रहा है। वो आर्थिक तंगी कह दे या ये कह दे कि संकटों से सामना करने में उसके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, देखते थे और लोग कहानी सुनाते थे, दादा बैठते थे या बड़े बुजुर्ग बैठते थे कि यार वो बड़े करोड़पति थे, बाद में खाकपति हो गए, कुछ नहीं वो फिर से बढ़ गए, या इस टाइप के लोग बैठते थे। अब माँ बाप, बच्चे बाप के साथ नहीं बैठ रहे हैं, बाप पिता के साथ नहीं बैठ रहा है, परिवार में चाचा चाची नाना नानी का माहौल नहीं रह गया है, लोग एकांकी जीवन जी रहे हैं। जैसी सोच वो पनपते हैं वही बढ़ती चली जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि केवल और केवल समाज में कंपटीशन ही उनका एक बात रह जाता है। कभी कोई संकट आता है, नौकरी लगी, अभी पिछले साल रामबाग पेशेंस लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। अब लोगों के अंदर पेशेंस बचा ही नहीं है कि वो सहन शक्ति बची ही नहीं है कि वो कुछ भी झेल सकें, चाहे वो बात हो या स्थिति हो, परिस्थितियां हो। और इसीलिए मुझे लगता है ऐसी चीजें लगातार दोहराती नजर आ रही हैं। चंद्र प्रकाश दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा पे वापस लौटते हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। सोनी जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल परखे उचारी, ये हमारे सनातन में कहा गया है। ये 4 चीजें ऐसी है जो आपातकाल में पहचान होती है इनकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माता पिता जब पाकिस्तान से आए, इस विषय को मैंने कई बार बताया और आज फिर बता रहा हूँ कि नमक मिर्च हल्दी और उसका पानी में उबाल करके और उसके साथ हमें रोटी खिलाई हमारी माँ ने। मगर वो समय बीत गया, समय के हिसाब से काल चक्र सब घूम गया। आज भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। जो आजकल के युग की चीजें चाहिए वो सब चीजें भगवान ने मुहैया करा रखी है हमें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप धर्म के ऊपर टिके हुए हैं और आप सच्चे परमात्मा के चरणों में ध्यान रखते हैं तो ईश्वर आपकी सहायता करेगा। परंतु आप आत्महत्या कर लेंगे तो ये तो एक मानव तन दिया है भगवान ने, बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसको आपने लज्जित कर दिया, आपने बहुत अच्छी बात कही चंद्र प्रकाश जी, लेकिन शायद मुझे लगता है इसकी वैल्यू नहीं है लोगों को और इसीलिए इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक कानपुर से जुड़े हुए हैं, टिंकू जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज के समाज में कुछ लोग तो ऐसी हरकत परिस्थितियों को देखकर करते हैं कि घरेलू हालात या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों से, राजनीतिक परिस्थितियों से परेशान होकर करते हैं। जो दूर के उसमें होते हैं, गांव मोहल्ले पड़ोस में भी एक मामला मैंने देखा है, कानपुर देहात के गांव कैलई का है जी, जिसमें एक घर ने, उसकी सास ने, बहू ने और फिर बहू की बहू ने, मतलब उस गांव में करीब एक परिवार के ऊपर पहले बहू ने बेटे पे बलात्कार का मामला लगाया, लेकिन झूठा था, बचा जैसे तैसे। फिर सास ने बाप के ऊपर लगाया। तो कुछ ऐसी परिस्थितियों के चलते भी इस कदम को लोग उठाते हैं, चाहे जिद में या बिल्कुल। लेकिन बात वही है जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने ही अपनों के दुश्मन बनते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोग कत्ल करने पर आमादा हो जाते हैं, जान ले लेते हैं, खुद की भी जान ले लेते हैं, अपनों की भी जान ले लेते हैं। ये कैसी मानसिकता है और आखिर इसकी वजह क्या है? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रवण जी। श्रवण गुप्ता जी, आपका रुख करेंगे। अगर
देखा जाए, क्योंकि मनोदशा आप बेहतर तरीके से समझते हैं, आज अगर देखा जाए आज के दौर में आधुनिक युग है, कहा जाता है बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन ये बदलाव कुछ अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये क्यों है, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, स्मार्ट हो चुके हैं, स्मार्टली चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारी सहन शक्ति इतनी कम होती जा रही है कि हम आने वाली जो स्थिति है या जो परिस्थिति है उससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सोनी जी, आपने बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया। जैसे कि आपके संवाददाता ने अभी बताया है कि सुसाइड नोट मिला है, उसमें उसने रीजन बताया है कि उसकी नौकरी छूट गई। उसकी नौकरी छूट गई तो कोई ये बहुत बड़ी घटना नहीं हो गई है, और इतनी बड़ी घटना तो नहीं हो गई है कि वह अपनी बेटियों को, तीनों बेटियों को मार दे, पत्नी को मार दे और खुद को मार ले। यह इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है। इसके पीछे मैं रीजन आपको बता रहा हूं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सामान्य रूप से वह एक कोरे कागज की तरह होता है। उसके अंदर कितना इमोशन है आना है, कितना पेशेंस आना है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कितना आना है, बाकी सामाजिक तत्व जो भी आना है, यह तय करता है उसके परिवार से मिले हुए उसे संस्कार, उसके स्कूल से मिले हुए उसे संस्कार, उसके आसपास के वातावरण से मिले हुए संस्कार, ये सब मिल करके उसे एक सामान्य व्यक्ति बनाते हैं, एक नागरिक बनाते हैं। अच्छा, जरा हम एक मिनट रुक करके गौर करें। बिल्कुल। अभी ये नीरज तिवारी जी की एक बात से मैं सहमत हूँ, जो भौतिकतावाद की बात कर रहे थे कि अभी बच्चा मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा कक्षा सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में गया हुआ है, तब उसे कंपटीशन का माहौल, और ऐसा वैसा कंपटीशन नहीं, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन। बिल्कुल। वो स्कूल में तो उसे कंपटीशन लग ही रहा है, घर में भी आकर के पड़ोस से कंपटीशन, परसेंटेज का कंपटीशन, यह कंपटीशन, ये आगे बढ़ने की होड़, और हमें आसपास से जो बाजारीकरण है उसे देख करके वह बच्चा इतनी जल्दी मेच्योर हो जाता है कि उसके अंदर जो इमोशन, जो त्याग डेवलपमेंट होना होता है। जैसे कि आप पिछले समय में देखिए, हम प्रेम में त्याग को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाव मानते थे, यानी कि हम जिसे प्रेम करें हम उसके लिए त्याग करें, बलिदान करें। और अब क्या है कि हम जिसे प्रेम करें वो हमें ना मिले तो हम उसे मार दें। यह एक प्रकार का अवसाद है जो डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। इसे समाप्त करने के लिए हमें अपने बच्चों को सही परवरिश देनी होगी, हमें अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को सही सम्मान देना होगा, उनके अनुभव हमें ग्रहण करने बिल्कुल होंगे। आने वाली जनरेशन को अगर कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, तो मुझे लगता है आप उनके सामने अपने बड़ों के साथ वैसा ही व्यवहार और आचार व्यवहार करेंगे तो मुझे लगता है कुछ सीख मिल सकेगी आने वाली जनरेशन को। आपके पास वापस लौटेंगे, सुरेश दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये इतना बड़ा हादसा और कांड हो जा रहा है, कोई न कोई मतलब घर की कलह होती है या उसकी इनकम नहीं होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, किसी न किसी वजह से आदमी को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष से लड़ना चाहिए। आदमी को ये नहीं आत्महत्या कर लो, ये करने से कुछ नहीं होने वाला। आप मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है, आखिरी में मिलता है। मैं समस्या हर सामने आती है लोगों के। बिल्कुल, लेकिन उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहा गया है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है और जिंदगी बिना संघर्षों के पॉसिबल नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये भी कहा जाता है संस्कारों पर भी बात आ जाती है, शिक्षा पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि आखिर कैसी शिक्षा थी, कैसे संस्कार थे कि आपने ये निर्णय नहीं लिया कि हमें ये कदम उठाना था या फिर नहीं। चर्चा कर रहे हैं मैनपुरी, पिछले दिनों मैनपुरी से घटना सामने आई और अब जौनपुर से जो घटना सामने आई वो वाकई कई सवाल खड़े करती है कि आखिर लोग ऐसा कदम क्यों उठाते हैं, अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। आपने सुना होगा, एक कहावत थी जो हमारे बड़े अक्सर कहते हैं और आज भी सुनने में आती है कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ।
बदलाव। और अब क्या है, थोड़ा सा बदलाव हो गया है, आज की जनरेशन ने इसे बदल दिया है। कहा है कि चादर फैलाओ, पैर अपने आप ढक जाएंगे। कैसे, ये पता नहीं। क्या ये बदलाव, ये जो सोच है, क्या इसके लिए ये भी जिम्मेदार है ऐसी घटनाओं के लिए? क्योंकि ये भी एक सवाल है, क्योंकि सोच में तो बदलाव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और मनोचिकित्सक जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। इसके बाद अजय कुमार आपका रुख करेंगे। श्रवण गुप्ता जी, अगर देखा जाए जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, पारिवारिक विघटन, छोटे, अब आपने देखा होगा वो दौर, मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में जब लोग रहते थे तो ऐसे वाकये बहुत रेयर ही सुनने में आते थे कि ऐसा हो गया। क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त उस सिचुएशन को संभालने के लिए हमारे बड़े हमारे साथ मौजूद रहते थे, हमारे अपने मौजूद रहते थे, वो संभालते थे और ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं सामने आता था। क्या ये भी एक मुख्य वजह है? बिल्कुल सोनी जी, बल्कि क्या यह मुख्य वजह नहीं है, यह ही मुख्य वजह है। सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो इसके तमाम कारण हो सकते हैं। आज का पूंजीवाद, भौतिकतावाद, या फिर हमारी जो बहुत महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, वो तो वजह है। लेकिन सबसे मुख्य वजह यह है कि हम अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। परिवार सिर्फ माँ बाप के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, माँ बाप, पड़ोस के रहने वाले, हमारे सीनियर्स, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, गांव में रहने वाले या उस शहर में रहने वाले जिनसे हम संबंध रखते हैं, जिनसे हम अपनी बातें शेयर करते हैं। जो ये आत्महत्या है या किसी दूसरे की हत्या है, या जो अवसाद है, जो हाई डिप्रेशन या लो डिप्रेशन होता है, यह बहुत क्षणिक होता है। सर्वे में आया है कि बहुत सारी आत्महत्याएं या हत्याएं इसलिए रुक गई हैं कि वह दौरान किसी से बातचीत कर लेता है, चाहे सामने या फोन से। जब वह बातचीत करता है तो जो उसकी धारणा होती है, जो उसका विचार, जो एक दिशा में केवल टार्च की रोशनी की तरह देखता रहता है, तो भटक जाता है इधर उधर, तब उसे और भी रास्ते दिखाई देते हैं। जैसे वर्तमान में जो घटना हुई है कि उसकी नौकरी, जहां तक अभी रिपोर्ट आई है, उसके सुसाइड नोट से पता चला है, बाद में जो भी पता चले, कि उसकी नौकरी छूट जाती है। आर्थिक रूप से वह घबरा जाता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा। तो उसे एक कारण, उसका एक निवारण दिखाई देता है कि हम सबको मार दें। यह जो सोच है, इस सोच के बारे में अगर वह किसी से बात करता या फिर वह डिप्रेस होता, उसके माँ बाप उसको देखते तो खुद ही पूछते कि क्या हुआ है। जब वह बातचीत कर लेता तो यह घटना नहीं होती। और आपने देखा होगा कि हम जैसे जैसे सिंगल फैमिली होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर, वैसे वैसे ये घटनाएं बढ़ती जा रही। केवल एक घटना ये नई नहीं है, इसके पहले कोई प्रेमिका को काट रहा है, मार दे रहा है, कोई अपनी बेटी को मार रहा है, कोई अपने बाप को ही मार रहा है। लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई थी। तो यह मुख्य कारण है कि हम अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं या फिर हम एकाकी होते जा रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत रिजिड होने का भी ये कहा जा सकता है कि रिजिड हो गए हैं, अपने में ही हैं, तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और समाज में ऐसा देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता का रुख करेंगे। नीरज जी, आपका रुख करेंगे। अजय कुमार, अगर देखा जाए, क्या ये जो परिवार है जिसने आत्महत्या कर ली और अपने बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया, पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया, क्या ये ज्वाइंट फैमिली में रह रहा था परिवार, और भी लोग, और भी परिजन हैं? अच्छा, अनम्यूट करिएगा। अच्छा जी, आपको बता दें कि ज्वाइंट फैमिली नहीं होने के कारण ये इतना बड़ा कदम उसने उठाया। कारण इसका ये है कि अगर वो अपनी बातें जो है परिवार या घर के गार्जियन से अगर वो अपनी बातें कह पाते तो शायद परिवार उसको समझा लेता। हर चीजों को, आर्थिक संकट इतना बड़ा संकट नहीं होता कि उससे उबरा न जा सके। ये एक बड़ा सवाल है कि अगर वो परिवार में रह करके अपनी सारी बातें जो है घर के लोगों से बताता तो सही कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम पे जो है वो बचा जा सकता था। शुक्रिया अजय, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। नीरज जी, आपका रुख करेंगे।
देखा जाए तो अब जो ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो मुख्य कारण एक निकलकर सामने आया, क्योंकि जान इतनी सस्ती होती जा रही है, लोग इस तरीके से इतनी आसानी से और छोटी समस्याएं आने पर भी जान गंवा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं, जैसा कि ये मामला सामने आ रहा है। और देखा गया है यहाँ तक कि IAS PCS भी, जो एक पढ़े लिखे ऑफिसर होते हैं, वो भी ये कदम उठाने से पीछे नहीं रहते, वो भी ये कदम उठा लेते हैं लगातार। इसकी वजह और साथ ही जो एक वजह निकलकर सामने आती है, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, बड़े परिवार नहीं रहे, अब जॉइंट फैमिली नहीं रही, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। क्या इसे भी तवज्जो दिया जा सकता है? बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। सोनी जी, देखिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को 24 आवर्स काम करना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे आप IAS IPS को ले लीजिए, 24 घंटे काम करने के बाद कि मानसिक दबाव में इतना रहते हैं, इतना अवसाद रहता है कि अपने परिवार या दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते। जैसा कि आपने अभी कहा कि जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए, लेकिन अब लोग कह रहे हैं पैर पसारो चादर अपने आप आ जाएगी। कि जो ऑटोमोबाइल का युग आया, सपोज दैट किसी की सैलरी 20,000 है, वो 18,000 रुपए में अपने आप को कर्जे में रख रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, न मिल रहा है। हमारे पास फेसबुक में 5,000 दोस्त हैं, लेकिन अपनी दिल की बात कहने के लिए हमारे पास एक दोस्त नहीं है। हमारे पास जब संसाधन नहीं थे तो हम अपनी मन की बात कहने के लिए हम पार्क में जाते थे, हमारे 4-6 दोस्त होते थे, हमारी किसी ने पिटाई कर दी, घर में बहुत टेंशन में हुए, या आगे भविष्य नहीं दिख रहा है, स्कूल के बाद पिताजी से बहुत अनबन हो गई तो हम दोस्त के पास गए, दोस्त से डिस्कस कर दिया। आज ऐसा कोई फिजिकल दोस्त लोगों के पास शायद नहीं है जिससे वो अपनी बात दिल की कह सके। पारिवारिक स्थिति भी यही है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, परिवार केवल ये नहीं माना जाता है कि हम मियाँ बीवी एक बच्चे हो गए, परिवार हो गया। कुछ एक समय ये होता था कि मोहल्ले में भी भैया निकल रहे हैं, तिवारी जी नमस्कार, फलाने, अरे यार आज बड़ा टेंशन में लग रहे हो। तो ये माहौल जो है अब कहीं ना कहीं हमारे समाज से गायब होता जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी सोनी एक बहुत बड़ी बात है जो आज के लिए आवश्यक है कि IAS IPS हो या कॉलेजेस हो या पारिवारिक क्रिएशन हो, यहाँ जो है हम लोगों की आपसी संवाद कम हो गया है। हम एक साथ नहीं बैठते हैं, हम एक साथ भोजन नहीं करते हैं, एक दूसरे को चेहरे को पहचान नहीं पा रहे हैं कि आज यार तुम परेशान लग रहे हो, क्यों परेशान लग रहे हो, क्या समस्या है। बड़े बुजुर्ग उसका हल बड़े आसानी से निकाल दिया। दूसरा, अगर ये कक्षाएं हों, अगर इस टाइप की क्लासेस, मनोवैज्ञानिक क्लासेस या हमारे जो अध्यात्म है उससे संबंधित चीजें अगर स्कूल कॉलेजेस में लगे, तो मुझे लगता है इस टाइप की घटना जो 90% लोग आज डिप्रेशन में हैं, इससे निश्चित ही बाहर आ सकेंगे और कहीं ना कहीं उनको इस तरीके की समस्याओं से फेस करने की बल मिलेगा। आज हम फिजिकल बहुत कम है, हम 24 घंटे में, हम मुझे लगता है अगर मोबाइल ना हो किसी के पास 10 मिनट के लिए तो उसे लगता है जैसे कि सांस चली गई हो। लेकिन अगर दोस्त नहीं है, परिवार नहीं है, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप देखेंगी सोनी जी कि एक ही परिवार में 8-10 लोग बैठे रहते हैं, संवाद कम होता है, एक दूसरे के हालचाल लेना कम होता है, लेकिन मोबाइल पे लगे हुए व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होते हैं या कोई बढ़िया सी फिल्म देख रहे होते हैं, कुल मिला के मोबाइल पे लगे। संवादहीनता जो आपस में परिवारों के बीच आई, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के अवसाद से लड़ने में हमें कमजोर करती है। ये जीवन देखिए जैसी घटना थी, इनका कोई आखिरी तथ्य नहीं था कि इसके बाद इनको जॉब नहीं मिलती या पढ़ाई के लिए ना जाते। अगर ये अपने बड़े बुजुर्ग या कंबाइंड फैमिली में रह रहे होते या वो उनकी चेहरा देख के पहचान जाते, ये अपनी डिस्कस कर लेते, ना होता तो कोई दोस्त होता। अगर ये निश्चित रूप से किसी से डिस्कशन हो जाता, इस डिस्कशन के बाद इस टाइप की बड़ी घटना नहीं होती। और कहीं बिल्कुल। नीरज जी, एक और बात निकलकर सामने आती है, अक्सर ये देखने को मिला है, अगर किसी एक व्यक्ति की इनकम जो है वो 10,000 है, 20,000 है और उसके खर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन उसे उसकी भरपाई करनी है, वो कैसे, आजकल तो ऑप्शन भी आ गए हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह, और ऐसे भी लोग करते हैं, फिर उसे फुलफिल करने का भी एक टाइम लिमिट होती है, तो वो भी एक टेंशन होता है कि नहीं मेरे खर्चे तो मैंने पूरे कर लिए और आगे मुझे इसकी भरपाई भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी अब हावी होती जाती हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर अगर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उनके खर्चे नहीं रह गए, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कंपटीशन के चलते भी कई बार लोग मानसिक रूप से दबाव में आ जाता है। सुनिए, आपको ताजा उदाहरण बताऊं कि कानपुर के रामबाग में एक लड़का बीटेक करके आता है, उसकी अच्छी सी जॉब लग जाती है। वो जॉब लगते ही एक बढ़िया सा फ्लैट लेता है, छोटी सी कार लेता है और अपने पारिवारिक जनों समाज के बीच एक बड़ी प्रतिष्ठा पाता है। अचानक मंदी आती है, मंदी के दौर पर उसकी जॉब चली जाती है। जॉब जाने के बाद वो इतना दबाव में हो जाता है मानसिक रूप से
कि वो इस दबाव को नहीं झेल पाता है और वो स्वयं में आत्महत्या करता है। एक नया नौजवान बीटेक करके आता है, अच्छी जॉब पाता है और 20 साल 22 साल में जॉब पाने के बाद केवल 3 साल में 25 साल की आयु में आत्महत्या करता है। वहीं पर समस्या आ रही है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं इन जो दिक्कतों का सामना करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे। 90% लोग डिप्रेस्ड हैं। हम जिस समय कमा रहे हैं उस समय भी हंसी खेल में नहीं है। आप ये देखिए पार्कों में लोग कितने जा रहे हैं, आज क्रिकेट बच्चे कितना खेल रहे हैं, अपने बाबा के पास, नानी के पास या दादा के पास कितनी देर के लिए जा रहे हैं। कॉलेजेस जो है पहले हम लोगों के समय में छुट्टी हो जाया करती थी, जुलाई में खुलते थे। आज पहले से ही होमवर्क का बोझ है, बच्चों के जो संस्कार हैं वो पहले से ही इतना दबाव में है कि अपने आप को खुल नहीं पा रहे हैं, ना लोगों से बात कर पा रहे हैं। पहले हम अपने घर में परिवारों में आपने देखा होगा जबरदस्ती मार दिया करते थे, कभी ताऊ जी बुला के 2-4 घंटा आप मार दिए, कहीं क्या हुआ कि फलाने से बात की, गुस्सा निकाल लिए। तो हम लोग भी झरिया के अपना चले आते थे और लोगों से बात करते थे। पिताजी कहते थे कोई बात नहीं चाचा, ताऊ जी गुस्से में होंगे। आज परिवार में कहें तो कहो लड़ने चले जाए कि क्यों भाई आपने क्यों मेरे लड़के को मार दिया। तो आपसी कॉम्पिटिटिव होना इस युग में और भोग विलासता में इतने ज्यादा हम लोग कहीं ना कहीं माहिर हो गए हैं। आप सोनी जी यकीन कीजिए कि मोहल्ले का भी कोई बड़ा बुजुर्ग होता था, अगर आपको बाहर देख ले तो उसको अधिकार होता था। सोनी जी, अधिकार और कर्तव्य दो पहलू हैं। बिल्कुल। होता क्या है, होना ये चाहिए कि दूसरों के अधिकार और अपने कर्तव्य की रक्षा होनी चाहिए। वो उसका समाज में उल्टा रहा है। लोग अपने अधिकार को याद और दूसरे के कर्तव्य को बिल्कुल अक्षरशः याद रखते हैं। हमें आपके कर्तव्यों का बहुत अच्छे से बोध है और अपने अधिकारों का बोध है। अच्छे समाज के निर्माण के लिए या इस टाइप घटना ना हो तो उसके लिए हमें जो है दूसरों के अधिकार और अपने कर्तव्यों को याद रखना चाहिए। यदि किसी के हाथ से गिलास गिर जाता है तो हमें मालूम होता है तुमको तमीज नहीं है, ऐसे चलना चाहिए वैसे चलना चाहिए। वही गिलास जब मेरे हाथ से गिरता है तो हम अपने आप को बड़ी जल्दी माफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे परिवेश में पहले हमारे यहाँ रामायण गीता आरती साथ में, भोजन साथ में, एक दूसरे की समस्या को डिस्कस करना और एक दूसरे की समस्या में सहयोगात्मक होना। आज इतना आधुनिक युग आ गया है कि परिवार ही नहीं एक दूसरे का साथ देता है। पहले समाज में कोई गरीब आया, परेशान आया, लोगों ने कहा यार ऐसा कर, इसकी फीस नहीं जा रही है, 20-20 रुपए इकट्ठा करके दे देते हैं। और ऐसा करते समय उस व्यक्ति को जनाई नहीं पड़ता था कि कहीं उसके ऊपर एहसान कर रहा है या करने वाला कहीं उसके ऊपर एहसान कर रहा है कि बाद में कहीं कहेगा। बिल्कुल, हकीकत यही है, पीछा देखना पड़ेगा। लेकिन आज क्या है, आज परिवार के अंदर ही, क्योंकि छोटे छोटे परिवार हैं, वो 20,000 की सैलरी में 18,000 रुपए कर्जे पे है, वो चाह के एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव है। जरा सी भी संकट आने पर उन्हें लगता है कि मेरी दुनिया समाप्त हो गई, हाय हाय मेरे परिवार के अंदर मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे समाज के अंदर मेरी इज्जत चली जाएगी। और इस तनाव को वो कहीं ना कहीं झेल नहीं पाते। जब नहीं झेल पाते हैं तो इस टाइप के कदम उठाते हैं कि उनको आत्महत्या करनी पड़ जाती है। 24 घंटे काम करने वाला एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, बोले यार विश्वकर्मा जी थे और MBBS करके आए, तो बोले मुझको 24 घंटे की ड्यूटी मिलती है। आप ये बताइए 24 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद लोगों की प्रताड़ना और कहीं ना कहीं बात कर देना। एक IPS 24 घंटे की ड्यूटी के बाद कहीं ना कहीं सम्मान नहीं पाता है। मुझे लगता है नीरज जी, जो एक जिम्मेदार पद पे तैनात है, वर्कलोड चाहे प्राइवेट सेक्टर का जिक्र करें या सिविल डिफेंस किसी का भी जिक्र करें, मुझे लगता है अगर काम को लेकर देखा जाए तो हर किसी पर वर्कलोड है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों से बचना सॉल्यूशन नहीं है। या परिस्थितियों को इग्नोर करके आप इस टाइप का कदम उठा लें, ये सही नहीं है। इस पर अंकुश कैसे लगेगा? श्रवण गुप्ता जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा गैप जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है समाज में या सोच में, समाज में रह रहे लोगों की सोच में जो इतनी गैपिंग देखने को मिल रही है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए वो घातक कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं और मरने और मारने पर आमादा हो जाते हैं। तो इस पर अंकुश कैसे लगेगा? कैसे इस वक्त जब ऐसी स्थिति आए तो सोच में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्ति कोई भी कार्य मुख्य रूप से 2 पक्षों से करता है, या इस तरह से कहे अगर एक मनोविज्ञान की भाषा में कि हर व्यक्ति के पास 2 संसार होता है जी। एक उसके अंदर का संसार होता है, उसकी कल्पना का संसार होता है, या फिर उससे कह सकते हैं कि आइडियल वर्ड जो उसका होता है, जो एक पिक्चर चलती है आइडियल क्या होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। और एक बाहर का संसार होता है जो यथार्थ होता है, सच्चाई जो होती है। एक अंतर्द्वंद शब्द होता है,
कि उसके अंदर का संसार और बाहर का संसार दोनों अंतर्द्वंद करते हैं। वह अपने अंदर के संसार के की तरह उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए और बहुत जल्दी पूरा करने के लिए, तो इसकी बहुत ये स्पीड है ना, उस सपने को पाने की जो स्पीड है उसे अवसाद में ले जाती है। तो ये जो बाहर का संसार है, जो हमारा यथार्थ है, उस यथार्थ में हमारे देश का यथार्थ है, हमारे समाज का, हमारे गांव का और हमारे परिवार का जो यथार्थ है, उससे हमें अपने अंदर के यथार्थ का सामंजस्य करना होगा, हकीकत को पहचानना होगा। तब हमें आगे का, देखिए, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, बिल्कुल, अति महत्वाकांक्षा होना ठीक नहीं है। तो जो व्यक्ति के अंदर का इमोशन है या जो डिप्रेशन है, इमोशन और डिप्रेशन दोनों शेयर करने की चीज होती है। यदि इन दोनों को शेयर करेंगे या ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि इनका शेयर हो सके, अपने माँ बाप से, पत्नी से, दोस्त से, किसी भी शेयर कर सके, किसी से भी, तो इसका जो निगेटिव फैक्टर है वह धुल जाता है, बाहर चला जाता है। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। तो इसका एक रीजन, इसका एक कारण तो ये है, और इसका निवारण भी यही है, मतलब कि इसका तरीका भी यही है कि जब व्यक्ति अवसाद में हो, डिप्रेस हो, तो उसे किसी से भी, किसी दोस्त से, किसी अपने कुलीग से, भाई से या सहकर्मी से उसे बात करना चाहिए। दूसरा, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके पीछे भागने की जो प्रवृत्ति है, हमें इससे थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। हमें यथार्थ को पहचानना पड़ेगा और अपने समाज से बातचीत करनी होगी, समरसता स्थापित करनी होगी। मतलब हम सिंगल नहीं, एकाकी भावना नहीं। अगर हम अपने आप समाज को अपने साथ समझेंगे, समस्याओं का शेयर करेंगे, तो डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, समस्या का निराकरण होगा और ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। बिल्कुल, देखा जाए नीरज जी, ये कहा जाता था, अक्सर पहले देखने में आता था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, और अब पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही कंडीशन मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अब मायने बदल गए हैं। लेकिन प्राथमिकता अब पैसे को ज़्यादा दे दी गई है, और लोगों को हर एक चीज़ की चाह थोड़ी जल्दी है, तरक्की भी बहुत जल्दी चाहिए, और बहुत मतलब कंपटीशन है। ये भी एक वजह इसे भी माना जाए। बिल्कुल सोनी जी, कहा जाता था कि रुपया बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। लेकिन आज हम टूटते क्यों जा रहे हैं? आप बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता होइए, परिवार के लिए काम कीजिए, कुछ भी कीजिए। लोग अब उदाहरण भी देते हैं कि आप किसी दोस्त के यहाँ जाइए, पहले किसी का विवाह होता था तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था, कुछ ना कुछ सहयोग करता था। आप उसके यहाँ दिन से लगिए, शाम तक लगिए, लेकिन उसी बीच में एक बढ़िया सी लंबी सी गाड़ी लेके, बढ़िया रोबो रुआब के साथ बढ़िया सा गिफ्ट लेके कोई आता है तो उसको सम्मान। आज जो है व्यक्ति विशेष को सम्मान न मिलकर जो रुपए को सम्मान मिलने लगा है, वो कहीं ना कहीं इस बात का अवसाद का कारण बनने लगा है। आप देखिए, परवरिश बीच में आ रही है कहीं ना कहीं। आप पहले हाथे हुआ करते थे, ग्राउंड हुआ करते थे, परिवार हुआ करते थे, छुट्टियों में लोग एक दूसरे के पास जाते थे। जब जाते थे तो एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे की समस्या को जानते थे। आज आपको जैसे बात शुरुआत हुई थी, आपसे कह रहा था, सबसे पहला कंपटीशन उसका परिवार और घर में शुरू होता है। इवन दैट सोनी जी, ये माहौल है आज का, जो डेटा आ रहा है कि भाई को भाई से कंपटीशन है। वो सुबह उठता है कि यार तेरे पास कौन सा मोबाइल है, तो वो कहते हैं मेरे पास फलाना कंपनी का, मेरा ज्यादा हाईटेक है। जब कंपटीशन घर से ही शुरू हो रहा है तो हम समाज में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मंदिर ऐसे मोटिवेटर काम किया करता था। मोटिवेटर इन द सेंस, अब वो मांगने का केंद्र नहीं होता था। आज लंबी लाइन है, युवा भी जा रहे हैं, बुजुर्ग भी जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, लेकिन जा क्यों रहे हैं? मांगने जा रहे हैं। पहले ये मोटिवेटर का काम करते थे कि भाई जिस मंदिर का, जिस प्रभु का मंदिर है या जिसका है, अल्लाह का, या वहां पे है, तो उन्होंने कितने संघर्ष झेले। जब उनके जीवन में संघर्ष था और वो कहीं संघर्ष को झेल के आगे बढ़ गए और भगवान की स्थिति में आए, प्रभु की स्थिति में आए, तो वो मंदिर जो है मोटिवेटर का काम किया करता था। आज वो भी परिवेश चेंज हो गया। सोनी जी, कहीं ना कहीं देखिए, आप लोग जाएंगे कहा कि फलाने मंदिर जाइए तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल, अब मोटिवेटर का काम नहीं रह गया। मंदिरों की परिभाषा बदल गई है, परिवार की परिभाषा बदल गई है, समाज की परिभाषा बदल गई है। तो इसी तरीके से जो मानसिक दबाव है वो दूर हो जाया करते थे। मंदिर भी जाएंगे तो आप अकेले तो रहेंगे नहीं, कोई ना कोई निकलेगा ही।
आपका मूड देखेगा, मूड देखते ही पूछेगा कि भैया कैसे हो, तो आप अपनी दो बात कह लेंगे। दूसरी बात ये है कि जहां से हमारी संस्कृति शुरू होती है, सनातन शब्द जो है, वो संस्कृति शब्द जो है, ये का भी राजनीतिकरण हो गया। इसका अगर वास्तविक बहुत ज्यादा हो गया है जी। परिवार में पहुंचा दिया जाए सोनी जी, तो ये घटनाएं अवसाद, आत्महत्या और डिप्रेशन का जो 90% आंकड़ा है, मैं निश्चित रूप से गारंटी से कह सकता हूँ कि केवल 70% बचेगा। सनातन सिखाता है कि हमें परिवार के साथ कैसे रहना है। रामायण में पता है कि पत्नी को पति और पति को पत्नी के साथ कैसे रहना है, भाई को भाई बिल्कुल, के साथ ये कैसे ज्ञान तो व्यवहार ग्रंथों से करना ही है। मिलता है जी। और इन ग्रंथों को हम लोग आज देखिए तरह तरह के कहीं ना कहीं नारी शक्ति के नाम पर, कहीं पुरुष शक्तिकरण के इसका नाम भी पर, राजनीतिकरण होता जा रहा है और बहुत ज्यादा होता जा रहा है। नीरज जी वापस लौटते हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। हमारे नेताओं ने इतनी तेजी से बदल दिया है इन 20-25 सालों में कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, और पड़ोसी हो, चाहे कोई भी कितना भी खास हो तुम्हारा, अगर वो पैसे से कमजोर है तो कोई पास बिठाना भी पसंद नहीं करता है, और उसके बच्चों को भी निगलेक्ट करते हैं, उसकी पत्नी को भी निगलेक्ट करते हैं। इसलिए उस उपेक्षा का शिकार से बचने के लिए एन केन प्रकार धन उपार्जन करने की प्रवृत्ति समाज में बढ़ती जा रही है। और वो धर्म कर्म इससे कुछ माने नहीं, पैसा मिलना चाहिए चाहे जैसे मिले, ये प्रवृत्ति बहुत तेजी से इस समाज में नेताओं ने बढ़ाई है, और इसका नेता ही मेन कारण है, दूसरा कोई नहीं। शुक्रिया गिरीश जी, अहम बात रखी आपने, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। श्रवण गुप्ता जी, आपका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अवेयरनेस की कमी, साथ ही मोटिवेशन की कमी, इस कितना मानते हैं कि अवेयरनेस और लोगों को, और शिक्षा और संस्कार दोनों ही महत्वपूर्ण है, इनमें क्या कोई कमी रह गई जिसके चलते लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? क्या इससे भी जोड़कर इससे देखा जा सकता है? बिल्कुल, एजुकेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा समाज शास्त्रीय व्याख्या इसकी करें जी। तो ज्यादा नहीं, आज के 20-25 साल पहले हमारे गार्जियन हमें बताते थे शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना ही नहीं है, एक बेहतर इंसान बनना है। इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा और पहले जाइए सोनी जी, तो नीति के दोहे रहीमदास के, कबीरदास के, या फिर और जो मॉडर्न विचारक हैं, नीति के दोहे हुआ करते थे। तो ऐसे ही नहीं रख दिए गए थे, उसमें समझाया जाता था, उसमें बताया जाता था कि हमें धैर्य कैसे रखना है, विषम परिस्थितियों से कैसे निकलना है, हमें पेशेंस कब रखना है। तो ये जो है, अब वे बातें शिक्षा से एकदम अलग हो गई। हमारी जो नई पीढ़ी है, मैं देखता हूँ बच्चों को, वे एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी, सिर्फ नौकरी, उससे उन्हें संस्कार या संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। बेसिक की शुरुआत ही एक्टिविटीज से हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम देखें, हम अपने जीवन में खेल को महत्व दें, खेल भी हमें सद्भावना, गेम हमें भाईचारा का भाव सिखाती है, हम खेल को महत्व दें, हम अपने इमोशन को महत्व दें, हम दूसरे के इमोशन को महत्व दें, और हम अपने डिप्रेशन को शेयर करें, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। बिल्कुल, डिप्रेशन में यदि व्यक्ति है तो अपनी मनोदशा को, अपनी मनोस्थिति को अगर शेयर करेगा तो मुझे लगता है ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज जान जिस तरीके से सस्ती होती जा रही है और लगातार आपराधिक ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लोग अपने ही अपनों का कत्ल करते जा रहे हैं, मौत के घाट उतार देते हैं और इसके बाद खुद आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को बेहद मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और शिक्षा और संस्कार भी इसके लिए एक जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब शिक्षा के भी मायने बदल गए हैं। बेरोजगारी, महंगाई को भी हम इससे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है स्थितियां ऐसी सामने आएंगी। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।